यहाँ का बेंच क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है माइक में? ठीक है। क्या पढ़ना है आज? कहां तक हुआ है? कहां तक हुआ है? टॉपिक कहां तक हुआ है? इंडक्टिव तक ये वाला कराया है? अल्फा एच वगैरह कराया था ना बस? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। हाइपर कंजुगेशन हमने पढ़ लिया है ना? हाइपर कंजुगेशन को ही आगे कंटिन्यू करना है। हमने अल्फा एच कैलकुलेशन वगैरह देख लिया था, और अल्फा एच कैसे निकालना है वो देख लिया था, और नंबर ऑफ अल्फा एच इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और उतनी ही स्टेबिलिटी होगी, हमने पढ़ लिया था। ठीक है। हाइपर कंजुगेशन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, ओवरलैप का कॉन्सेप्ट, जो आपके कभी कभी एग्जाम में काम आता है। तो वो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन बेंजीन में कहां कहां लगता है वो देखेंगे, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस वही आएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, फ्री रेडिकल, एल्कीन। उसके बाद जब हम स्टेबिलिटी वगैरह कर लेंगे, तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने हैं, एचओएच और एचओसी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन। आज ये हमारा टारगेट है। हाइपर कंजुगेशन के क्वेश्चन, एचओएच उसके क्वेश्चन, एचओसी उसके क्वेश्चन। जब आज ये फिनिश हो जाएगा, तो जीओसी का जो इफेक्ट है वो फिनिश हो गया। फिर अब आपके पास छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि बॉन्ड पैरामीटर। आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करने आता है, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने आता है। आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो वो टोटली डिफरेंट है, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे वो पूरा अलग है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल। थोड़ा सा आवाज खराब लग रहा होगा, लेकिन आज सह लो। अच्छा लग रहा है ये? कोई बात नहीं, थोड़ा दूर करके बोल देता हूँ। आज स्मार्ट लग रहा हूं मैं? तबीयत खराब में मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ? ऐसा होगा नहीं बेटा, तबीयत खराब थोड़ी रखूंगा। हाँ, तो अरे आज ज्यादा पावर है नहीं बोलने को, इसलिए सुन लो एक बार में। तो मीजोमेरिक इफेक्ट में उसके बाद आपके पास कुछ कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स है। टॉटोमेरिज्म एक दिन का है, एक दिन का। फिर आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, मेन वाले जिसमें एसआईआर एसआईपी पढ़ने हैं। फिर आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल। तो कोशिश यही रहेगी कि अगले 3 लेक्चर में अगर आपने साथ दिया और क्लास की टाइमिंग साथ दी, ऐसे लेट वेट नहीं छूटा, तो अगले 3 लेक्चर में हम लोग जीओसी के एंड पे होंगे। होगा नहीं एंड, मुझे पता है, क्योंकि 5 लेक्चर का कंटेंट अभी और है। बट कोशिश हमारी यही रहेगी कि 3 में उसको किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कोशिश नाकामयाब ही रखते हो तुम लोग, है ना? तो 5 का 5 ही लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेन एक चैप्टर स्टार्ट होगा, हाइड्रोकार्बन। फिर उसमें मजा आएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की हल्की सी झलक आज एचओएच के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा, है ना? फिर हाइड्रोकार्बन खत्म हुआ तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अपने आप चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। मुझे एफर्ट नहीं डालना, मुझे बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब रिएक्शन में क्या समझाऊंगा, हो रहा है। अब रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या समझाना है भाई? भाई बायोलॉजी में थोड़ी पूछते हो कि प्लांट कैसे ग्रो होता है, हो रहा है। यहां भी रिएक्शन हो रहा है ना? लेकिन कुछ लॉजिक है बेटा, ऐसे नहीं, है ना? या तो रिएक्शन में लॉजिक होगा, या तो रिएक्शन में कोई शॉर्ट ट्रिक होगा, दोनों में से एक होगा। या रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, रटना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक ज्यादातर आपको मिल जाएंगे। चलो आ जाओ। मीजोमेरिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था, मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है
व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे स्टेटमेंट टाइप में, क्या बोलोगे? व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट? कोई स्टेटमेंट बना के पूछ दे व्हाट इज मीजोमेरिक, कल आपने पूरा पढ़ लिया है रेजोनेंस, वो तो अच्छा मीजोमेरिक। हे भगवान, भाई आपका ये हो चुका है ना। हाइपर कंजुगेशन पूछ रहा था, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन का आपके पास क्या है डेफिनेशन? बताओ, हाइपर कंजुगेशन का डेफिनेशन बता दीजिए। क्या यहां पे CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है? क्या आपके पास वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ कभी कभी डीलोकलाइज होता है? कार्बोकेटाइन के केस में जब फ्री रेडिकल है तो क्या पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन होता है? और जब एल्कीन होता है तो वहां किसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है? बताया था ABMO। एक बार वापस से बताता हूं, फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। देखो हाइपर कंजुगेशन क्या था। हाइपर कंजुगेशन में, बोर्ड पे देखना सब लोग, मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड थे। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन का कंजुगेशन अगर आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल के साथ था तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। अगर कार्बन हाइड्रोजन का कंजुगेशन आपके पास CH2 फ्री रेडिकल के साथ था तो भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। अगर यहां पे आपके पास इसका कंजुगेशन अगर एल्कीन के साथ हो रहा था तब भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा था। अगर ये सेम चीज अगर बेंजीन के साथ हो रही थी तो भी हमने देखा था कि CH सिग्मा बॉन्ड टूट के और आपका हाइपर कंजुगेशन कर लेता है, हमने पढ़ रखा है। उसके बाद यहां पे आएंगे CH3 में, देखो यहां पे क्या C ट्रिपल बॉन्ड CH था, यहां भी हाइपर कंजुगेशन होगा। यहां पे भी तो एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, जैसे यहां है जैसे यहां है वैसे यहां है। कुल मिला के हाइपर कंजुगेशन ये कहा गया था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, वो भी वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। यहां भी वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां भी आधा खाली p ऑर्बिटल है पार्शियली फिल्ड, यहां भी आपके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली है, यहां भी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली है, यहां भी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली है। तो हाइपर कंजुगेशन का जो डेफिनेशन था वो ये था कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ, हाइपर कंजुगेशन में हमने पढ़ा होगा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। क्या यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है? नहीं। क्या यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? किसके साथ? वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। खत्म। अब वैकेंट p ऑर्बिटल किसका किसका हो सकता है वैकेंट p ऑर्बिटल आपके पास कार्बोकेटाइन का हो सकता है वैकेंट p ऑर्बिटल आपके पास फ्री रेडिकल का हो। फ्री रेडिकल में वैकेंट नहीं है बट आधा वैकेंट है, पार्शियली फिल्ड है। उसके बाद क्या पाई बॉन्ड आ जाएगा? पाई बॉन्ड में क्या आपके पास एंटी बॉन्डिंग पाई p खाली है ना? अब यहां पे एक जेई का क्वेश्चन आया था जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का डेफिनेशन सुनो। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी कहता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ CH फील्ड। एनसीईआरटी कहता है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ CH सिग्मा फील्ड विथ वैकेंट p ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल। क्या वो सही लिख रहा है गलत लिख रहा है? एनसीईआरटी लिखा है सही लिखा होगा। जो आप CH सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हो ना, तो सिग्मा बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन होता है और नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो वो फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, बकवास किया उसने। CH सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन कह रहा है वो हाइपर कंजुगेशन को। हमने भी वही पढ़ा, CH सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाए वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। कार्बोकेटाइन में किसका वैकेंट ऑर्बिटल है? कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बोकेटाइन में? कौन सा? वैकेंट p है ना, तो डर क्यों रहे हो? CH सिग्मा ओवरलैप, CH सिग्मा ओवरलैप हुआ किसके साथ हुआ? वैकेंट p के साथ हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोकेटाइन में कौन सा ओवरलैप होता है हाइपर कंजुगेशन में। अभी मैं वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? अगर आपसे कोई फ्री रेडिकल देके पूछ ले कि कौन सा ओवरलैप हुआ है तो क्या लिखोगे? CH सिग्मा ओवरलैप विथ पार्शियली फील्ड p ऑर्बिटल। वैकेंट नहीं है बट आधा खाली है, पूरा खाली नहीं है, पार्शियली फील्ड p ऑर्बिटल। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल में एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पार्शियली फील्ड है ना, तो उसके साथ ओवरलैप कर लिया।
यहां पे किसके साथ ओवरलैप हो रहा है? CH सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप हो रहा है। CH सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप हो रहा है किसके साथ? हाँ, ओवरलैप विथ पाई स्टार। एबीएमओ को आपने एमओटी पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, आप जब पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा पाई स्टार बोला जाता है, ठीक है। सिग्मा स्टार पाई स्टार बोला जाता है। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूल, जहां भी पाई बॉन्ड आ जाए वहां पे ओवरलैप सेम होगा। जहां भी पाई बॉन्ड आपके पास आ जाए वहां पे बेटे ओवरलैप आपको सेम मान लेना है। तो यहां भी आपके पास पाई बॉन्ड है, ओवरलैप सेम है। ट्रिपल बॉन्ड में भी आपके पास पाई बॉन्ड है, ओवरलैप सेम है। आपके सिलेबस में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, बस स्टाइल मारने के लिए जरूरी है, यहां तक ही सिलेबस में है। तो ट्रिपल बॉन्ड भी आपके पास कह सकते हैं कि CH सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के साथ ओवरलैप करेगा और इस तरह से बॉन्ड बनेगा। एक और चीज, क्या आपके मन में हाइपर कंजुगेशन को लेकर डाउट नहीं आया कि सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड बना रहे, भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे, क्यों? ये तो अनस्टेबल हो गया ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ा ही क्यों, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा ही क्यों, और सिग्मा बॉन्ड टूटा ही क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, क्यों टूटा वो? तो ये डाउट नहीं आया वाई? भाई हम क्या कर रहे हैं, CH सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं और CH सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड बना रहे हैं, यही तो कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन में। तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड क्यों बना रहे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड क्यों बना रहे? हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए, हमेशा स्टेबल बॉन्ड बनना चाहिए। हाइपर कंजुगेशन या तो इफेक्ट गलत है, आज तक पढ़ रहे हो इसका मतलब गलत पढ़ रहे हो, या तो कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पीछे। क्या है वही लॉजिक आपको बताना है। व्हाट इज द लॉजिक? क्यों हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों हम सिग्मा बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्यों हम अनस्टेबल की तरह बढ़ रहे हैं? कोई ये है आंसर? जिपमर का क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, ये गधे भाई साहब, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, ये H टूट के पाई बॉन्ड बन रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बन रहा। वाई? ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जीओसी स्टार्ट करते समय एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज है उतना ही स्टेबल होता है। चार्ज जितना घूमेगा कंपाउंड में उतना ही स्टेबल होता है। एक जगह अगर चार्ज है तो वो अनस्टेबल है। कंसंट्रेटेड चार्ज, लोकलाइज चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है। लोकलाइज चार्ज अनस्टेबल होता है, उसी तरह लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनस्टेबल होता है, ठीक है। भाई रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्यों? घूमने से स्टेबिलिटी आ रही है, डीलोकलाइज हो गया। उसी तरह यहां पे अगर आप देखो तो अगर मैं इसका हाइपर कंजुगेशन कराऊंगा तो क्या क्या ये वाला चार्ज H प्लस के पास चला जाएगा? भाई ये बॉन्ड टूट जाता है, H प्लस बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, तो क्या ये प्लस चार्ज H प्लस के पास चला जाएगा? जब दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये प्लस चार्ज यहां चला आएगा, तीसरा स्ट्रक्चर में ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा। तो क्या चार्ज घूम रहा है? और अगर चार्ज घूम रहा है तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? यस। तो क्यों सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, और चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी आ रही है। सेम कहानी इस फ्री रेडिकल के साथ है। CH सिग्मा बॉन्ड टूट के यहां पाई बॉन्ड बनता है, लास्ट क्लास में कराया हुआ है, और ये रेडिकल यहां चला जाएगा। सिमिलरली दूसरे स्ट्रक्चर में रेडिकल यहां जाएगा, तीसरे स्ट्रक्चर में रेडिकल यहां जाएगा। तो क्या रेडिकल डीलोकलाइज हो गया, और रेडिकल डीलोकलाइज हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है? मैंने बताया था पाई बॉन्ड में ये बॉन्ड टूटेगा, CH सिग्मा बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड बनेगा और ये पाई बॉन्ड टूट जाए। क्या यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है? तो या तो चार्ज डीलोकलाइज हो जाए तब भी स्टेबल, या तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाए तब भी स्टेबल। चार्ज एंड बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। तो हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डीलोकलाइज करने से आ रही है ना। कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर देगा कि सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बन रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है, बट वाई हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है? बिकॉज चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है और पाई बॉन्ड के केस में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रहा है। लिख लेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर्सन रीजन का। वंस अपॉन ए टाइम 2013 में जिपमर का सवाल था ये।
ये किसका व्हाट्सएप नंबर है? चेक किया कोई इशू मैसेज करके? क्या आया रिप्लाई? क्या मेस वाले का नंबर है ये? कोई इशू है तो मैसेज करिए। यहां पे लिख दो कि भूख लगी है, समोसा चाहिए क्लास के अंदर। लिख मत देना गधो, ब्लॉक हो जाओगे। असली इशू के समय पे काम ही नहीं आएगा। नया टी शर्ट आ रहा है, पता नहीं, जो भी हो यार हमें नहीं पता। जल्दी लिखो इसको, ओवरलैप लिख लो, ओवरलैप काम आएगा। जेई का क्वेश्चन है ओवरलैप, और जिपर का क्वेश्चन का भी आंसर लिखवाऊंगा। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्यों, कैसे? क्योंकि चार्ज डिलोकलाइज है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिलोकलाइज है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा भाई जल्दी लिखो। देखो जल्दी लिखा करो मेरी क्लास में, मैं जल्दी छोड़ दिया करता हूं। अगर 45 मिनट में लिख लोगे, 45 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है? मैंने दिमाग में अपना सेट करके आता हूं कि मुझे इतना आज कवर करना है। वो जब तक नहीं होता है तब तक करना है, और जैसे ही वो खत्म हुआ, नहीं है मेरे पास पढ़ाने को, फिर आगे पढ़ेंगे। लिख लिया? बताओ, संडे को तुम लोग नहीं आते हो, कम से कम 20-25 बच्चे कम है, तो संडे को तुम्हें इस पे, तुम क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो यहाँ पे कि सैटरडे संडे नहीं आएंगे? क्या आज कोई पर्व त्योहार आ रहा है क्या? मैंने, अब मेरे घर के बगल में मंदिर है, वहां पे बड़ा सजावट देखा है। कोई पर्व त्योहार है? था वो तो, विश्वकर्मा पूजा हो रहा है। कब है? 16-17 आज। यहां तो कम से कम फेस्टिवल का पता भी लिख पा रहा है, बाहर पता ही नहीं लगता। हाँ, अच्छी बात है, बिहार बहुत अच्छा जगह है। हो गया? ओवरलैप के क्वेश्चंस आएंगे, ओवरलैप के क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरह से पूछे जाएंगे। पाई स्टार वाले ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब मैं जो जेई का क्वेश्चन है वो पूछ लूं आपसे, जेई 2013 वाला क्वेश्चन। चलिए आइए, मैच द कॉलम आया था जेई 2013 में, ठीक है ना? जेई 2013 में मैच द कॉलम आया था, और एनसीईआरटी का है इसलिए आप में भी आएगा। मैच द, आपको मैच नहीं लिखा, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको सीधा आंसर बताना है। फाइंड द टाइप ऑफ conjugation, find the type of conjugation in following compound. Find the type of conjugation in following compound. सबसे पहला है टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन, दूसरा है आपके पास 2 ब्यूटीन, फाइंड द टाइप ऑफ कंजुगेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर आपके पास 2 ब्यूटीन, थर्ड है आपके पास सेकेंडरी पेंटाइल, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल, चौथा आपसे दिया गया है इथाइल बेंजीन। अब देखो क्वेश्चन, अगर मान लो आपने हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ हाइपर कंजुगेशन, मान लो दिमाग में हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, क्या ये क्वेश्चन क्लिक करेगा? पूछ रहा कंजुगेशन बताओ, कंजुगेशन से दिमाग में रेजोनेंस आएगा, और रेजोनेंस आपको चमकेगा नहीं, बोलेगा सर एक पाई बॉन्ड में कहां रेजोनेंस है। तो हाइपर कंजुगेशन भी सोचना है कंजुगेशन में। अगर आपके पास एग्जाम में तो बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा, वो भी इस तरह से लिख के दिया हुआ है,
है ना? तो इसीलिए पहले कर लीजिए इसको, क्लास क्लास में रहेगा तो आपको याद रहेगा। बताओगे जरा, टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन में क्या है हाइपर कंजुगेशन? कौन सा कंजुगेशन है? कंजुगेशन का मतलब या तो पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का अगर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है तो रेजोनेंस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है तो हाइपर कंजुगेशन। क्या टर्शियरी ब्यूटाइल, सबसे पहला वाला यहां सॉल्व कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या आपके सामने यही होता है? 3 लग गया, टर्शियरी ब्यूटाइल यही होता है। अगर केटाइन बोला जाए तो टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन ये है। क्या ये चार्ज दिख रहा है? क्या सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है? क्या आपके पास अल्फा एच दिख रहा है? तो क्या यहां हाइपर कंजुगेशन होगा? तो हाइपर कंजुगेशन होगा तो कौन सा ओवरलैप या कौन सा कंजुगेशन बोल दें? क्या मैं बोल दूं सी एच ओवरलैप किसके साथ हो रहा है? वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ ना, वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ। तो ये ओवरलैप मैंने बोल दिया कि सी एच का ओवरलैप हो रहा है किसके साथ? वैकेंट पी। अगर कंजुगेशन पूछता है तो क्या आपके पास सिग्मा सिग्मा चार्ज कंजुगेशन है? क्या आपके पास कंजुगेशन पूछ रहा है तो सी एच सिग्मा, फिर सिग्मा, और इस तरह ऐसे लिखते हैं सी एच सिग्मा, सीसी सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कंजुगेशन दिखाते, जैसे दिखाते थे ना पाई सिग्मा चार्ज, इस बार दिखाते हैं सी एच सिग्मा, सीसी सिग्मा एंड चार्ज, सिग्मा सिग्मा चार्ज कंजुगेशन है। चलो दूसरे वाले में, 2 ब्यूटीन में, अगर मैं 2 ब्यूटीन स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आप देख लो कि आपके पास यही 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। क्या यहां पे पाई सिग्मा और सी एच का सिग्मा, क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन नजर आ रहा है? हाइपर कंजुगेशन नजर आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा सी एच ओवरलैप किसके साथ होगा? सी एच ओवरलैप किसके साथ कर रहा है? क्या पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के साथ कर रहा है? जब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग चले तो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ना, एमओटी के अंदर बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और आते हैं। तो सी एच सिग्मा ओवरलैप विद पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे कंजुगेशन पूछे तो क्या सी एच का सिग्मा और फिर क्या आगे सीसी का सिग्मा ओवरलैप है, और क्या आपके पास सी डबल बॉन्ड सी का पाई स्टार ओवरलैप कर रहा है? इस तरह से इसको दिखाते हैं। थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में क्या आपके पास सी एच सिग्मा ओवरलैप है किसके साथ? सी एच सिग्मा ओवरलैप विथ पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल है। इसमें ओवरलैप ही बताइए। और फोर्थ वाले में इथाइल बेंजीन में क्या वहां भी सी एच सिग्मा ओवरलैप है विथ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग? क्योंकि इथाइल बेंजीन आप बनाएंगे तो बेंजीन बन गया, और बेंजीन से अल्फा एच जुड़ गया तो क्या हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, और इसी को इथाइल बेंजीन कहते हैं, इथाइल बेंजीन हो गया। चलो नेक्स्ट, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बन फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल में पार्शियली फील्ड से होता है। नेक्स्ट, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन रिवर्स, मतलब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के लिए बस ये ध्यान रखिए, अल्फा एच अगर है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, अल्फा एच नहीं है हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अल्फा एच अगर है तो हाइपर कंजुगेशन होगा किसके साथ? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड वो कार्बन कार्बन का भी हो सकता है, पाई बॉन्ड वो बेंजीन का भी हो सकता है, पाई बॉन्ड वो ट्रिपल बॉन्ड का भी हो सकता है, किसी का भी पाई बॉन्ड हो सकता है। ओवरलैप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में। कंजुगेशन तो जेई का हो गया, कंजुगेशन आप भूल जाओ, कंजुगेशन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट ओवरलैप पूछेगा। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है एमओटी में, यहां नहीं पढ़ाएंगे, एमओटी में आएगा वो।
चलो लिखो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। लिखो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। आपने सुना है आज से पहले रिवर्स हाइपर कंजुगेशन का नाम? आइए देख लेते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को ही बेटा हम लोग बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट। आपने अभी तक जो पढ़ा वो प्लस एच इफेक्ट था, और जो अभी आप पढ़ने वाले हो माइनस एच इफेक्ट। अब ये इतना खूबसूरत है। कौन? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। और कौन? इसलिए खूबसूरत है क्योंकि केवल एक केस आपके सिलेबस में है, ओनली एक केस आपके सिलेबस में है। पाई बॉन्ड अगर CCl3 के साथ दिख गया तो फिर ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। CCl3 के अलावा आपके सिलेबस में माइनस एच है नहीं, ठीक है? CCl3 के अलावा कहीं नहीं पढ़ना है। वैसे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में पहला लिखेंगे शोन इन CX3, वैसे वो CX3 में होता है, बट आपके सिलेबस में सिलेबस का पार्ट है आपके पास CCl3, सिलेबस का पार्ट है CCl3। अब ये हाइपर कंजुगेशन रिवर्स कैसे शो करता है? तो बोर्ड पे देखना, मैंने CCl3 लगा दिया एंड शोन इन CX3 एंड पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कार्बोकेटाइन वगैरह में नहीं। CCl3 और पाई बॉन्ड ही आपके पास सिलेबस में। तो देखो CCl3 लग गया और आपके पास देखो पाई बॉन्ड है। बोर्ड पे ध्यान से देखना, अगर यहां CH3 होता तो क्या ये बॉन्ड टूट के पाई बॉन्ड बनता और ये पाई बॉन्ड टूट जाता? यही होता प्लस H में। बट CCl3 क्या ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? क्या ये खींचता है? तो खींचेगा तो क्या करता है, Cl जो है अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज? अब कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज तो क्या ये पाई बॉन्ड आगे डोनेट हो जाएगा? तो सिंपल कहानी है, Cl इस बार क्या कर रहा है, Cl ने अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके माइनस बन गया वहां पे, और जैसे इस कार्बन पे प्लस आया पाई बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ा, और पाई बॉन्ड आगे की तरफ बढ़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो क्या यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा? देखो क्या था, CH3 पहले हमने बनाया था, प्लस H के अंदर हमने CH3 बनाया था, तो CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था और ये पाई बॉन्ड टूट रहा था, यही हो रहा था। दूसरे स्ट्रक्चर में ये CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा था और ये टूट रहा था। तीसरे स्ट्रक्चर में ये वाला पाई बॉन्ड बना रहा था और ये टूट रहा था। इस बार CH3 नहीं है, CCl3 है। तो क्या Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ? तो Cl क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो कार्बन पे आ गया प्लस, तो कार्बन Cl ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो क्या यहां पे CCl3 में इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये प्लस चार्ज बन गया? क्या इस दूसरा भी यही काम कर सकता है? Cl सेकेंड Cl भी यही काम कर सकता है। कार्बन पे जैसे ही प्लस आया डबल बॉन्ड आगे बढ़ेगा और डबल बॉन्ड लॉस होने की वजह से प्लस चार्ज आ गया। क्या तीसरा क्लोरीन भी सेम काम कर सकता है? तो यही है आपके पास रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। बस रिवर्स हाइपर कंजुगेशन नाम पे इतना ही है, ठीक है? अगर मान लीजिए रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बेंजीन में आपसे पूछा जाए, अगर आपसे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन बेंजीन में पूछा जाए, तो मान लीजिए मैंने बेंजीन में CCl3 लगा दिया, बेंजीन में मैंने CCl3 लगा दिया, तो क्या Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा? और Cl अगर इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो क्या कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए पाई बॉन्ड आगे चला गया, तो यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, Cl अपना Cl माइनस बना लिया, ये Cl इधर, ये Cl इधर, ये कहानी आपके पास बन गई है। जहां से डोनेट हुआ वहां प्लस चार्ज, और जैसे ही प्लस चार्ज आया तो क्या आपको रेजोनेंस नजर आया? ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा। सेकेंड आपके पास जो स्ट्रक्चर है, क्या सेकेंड Cl भी यही काम कर सकता है? सेकेंड Cl भी आपके पास यही काम करेगा। मान लीजिए ये है ऊपर वाला Cl ने इस बार ये काम कर लिया, Cl माइनस बना लिया, और यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, बाद बाकी ऐसा ही रहेगा, फिर रेजोनेंस कर जाएगा। फिर तीसरा Cl भी सेम काम करेगा, और तीसरा Cl आपके पास कार्बन क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, Cl माइनस बना लिया, क्या इस बार प्लस चार्ज यहां आ गया, एंड सो ऑन, बाकी सब चीजें ऐसी रही। तो जैसे प्लस H था वैसे ही माइनस H है।
प्लस एच क्या कर रहा था, सीएच सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, और माइनस एच क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के खींच रहा है। सिंपल। जैसे प्लस एच था वैसे ही माइनस एच है। प्लस एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को आगे डोनेट करेगा, और माइनस एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जल्दी से लिख लीजिए। प्लस एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, माइनस एच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। हाँ भाई, हाँ हाँ, बैक स्लाइड ही हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन कौन शो कर रहा है, जिसके पास अल्फा एच हो। अगर अल्फा एच ही नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इस केस में कंजुगेशन। आइए पहले ओवरलैप देखते हैं। ओवरलैप देखते हो, सबसे पहले पहले वाले में जाते हैं। क्या यहां पे सीसीएल का सिग्मा बॉन्ड है, और क्या एंटी बॉन्डिंग है यहां पे? तो सीसीएल सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करेगा एंटी बॉन्डिंग के साथ। अगर आपसे बहुत वैसे सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो क्या इसका 2p इसके 3p है? 2p 3p सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप विद एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे ओवरलैप होता है। रेजोनेंस प्लेनर आ गया, प्लेनर आ गया तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, इस तरह से ओवरलैप हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। आप अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो वहां पे डायग्राम ही डायग्राम है हाइपर कंजुगेशन में, खाली डायग्राम बनाया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, कुछ नहीं समझ आएगा। अब देख लेना, अब समझ आ जाएगा। अगर पाई बॉन्ड है तो ओवरलैप पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के साथ होगा। अगर प्लस चार्ज है तो ओवरलैप वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ होगा, और अगर फ्री रेडिकल है तो पार्शियली फिल्ड के साथ होगा। हाइपर कंजुगेशन माइनस एच इफेक्ट हो गया। लास्ट टाइम में अल्फा कार्बन पहचान में दिला देता हूं, कैसे अल्फा कार्बन देखते हैं, फिर अल्फा एच कैसे दिखते हैं ये बता देता हूं, और फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। हालांकि क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार में तुम्हारा मन थोड़ी भरता है ना। किसी ने तो व्हाट्सएप किया था कि सर एक बार बता देना, मैंने कहा ठीक है बता देंगे। अगर मान लो मेरा इशू हो तो मैं मैसेज कर दो इस पे। मेरा इशू है कि मुझे जम के पीटना है तुम लोगों को, ये मारने नहीं देते। क्या कह रहे हो? कहां डबल बॉन्ड छूट गया? कौन सा, इसमें किधर? चलो नेक्स्ट, ये मैं चेक करने के लिए डालता हूं। चेक कर रहे हैं कि तुम्हें समझ भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसलिए चेक करने के लिए दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा कार्बन और अल्फा एच एक बार दोबारा समझते हैं, और फिर क्वेश्चंस पे जंप मारते हैं। अल्फा कार्बन और अल्फा एच, आइए। मैंने आपको अभी तक जो बताया है, हाइपर कंजुगेशन दोबारा से एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूं। यहां पे आप देखोगे CH2 प्लस चार्ज है, क्या यहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है? सिमिलरली अगर मैंने दूसरा केस बनाया, बेटा बात नहीं, अगर मैंने दूसरा केस बनाया CH2 फ्री रेडिकल, बात नहीं, क्या यहां पे अल्फा कार्बन दिख रहा है? और यहां पे भी आपने CH3 बनाया, और आपने CH डबल बॉन्ड CH2 बना दिया, क्या यहां भी आपको अल्फा कार्बन दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं अभी। अल्फा कार्बन की सबसे पहली कंडीशन यह होती है कि वो कार्बन sp3 होना चाहिए। अल्फा कार्बन का सबसे पहला कंडीशन है कि कार्बन sp3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 और sp3 कार्बन, अगर आपके पास या तो
फ्री रेडिकल से जुड़ा हो, या तो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हो, या तो पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको क्या बोल देते हैं? अल्फा कार्बन। सिंपल समझ लीजिए, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला कार्बन, क्या ये अल्फा कार्बन है? और अल्फा कार्बन sp3 को ही बोलते हैं, तो क्या ये sp3 है? और sp3 होने के बाद इसको मैं अल्फा कार्बन बोल सकता हूं। सिमिलरली ये भी sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और sp3 है, तो क्या मैं इसको अल्फा कार्बन बोल सकता हूं। सिमिलरली ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है, तो क्या मैं इसको अल्फा कार्बन बोल दूं। ये भी sp3 है, तो क्या मैं इसको अल्फा कार्बन बोल दूं। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे बगल वाला कार्बन sp कार्बन है, sp3 है, और sp3 है, तो क्या मैं इसको अल्फा कार्बन बोल सकता हूं। और ये जो अल्फा कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो क्या यहां पे 3 अल्फा एच है? यहां पे कितने हैं? 3 है। क्या सिमिलरली यहां भी 3 है? यहां भी 3 है, और आगे वाले में भी 3 है। तो यहां पे 3 अल्फा एच सब में है। अगर आपके पास एक भी अल्फा एच हुआ तो क्या हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा? एक से ज्यादा हो तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन टू शो रेजोनेंस में एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना ही चाहिए, कंडीशन टू शो हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन तब शो होगा कम से कम एक अल्फा एच हो, एटलीस्ट 1 अल्फा एच, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे मुझे बताइए CH3+, क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा? क्योंकि इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे H लगा रहे हैं, क्या ये अल्फा एच है कि नहीं? भाई डबल बॉन्ड से बगल वाला पहले अल्फा कार्बन देखना है, और अल्फा कार्बन होगा तब तो आपके पास अल्फा एच होता। यहां भी अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा एच, और यहां भी अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा एच, ठीक है। और वो मैंने बता दिया था इंडक्टिव और उसका ऑर्डर, CT CH CD बता दिया था ना लास्ट क्लास में, ठीक है। उल्टा ऑर्डर होता है, CT का ज्यादा इंडक्टिव, CD का कम इंडक्टिव, और CH का सबसे कम इंडक्टिव। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में जो बॉन्ड टूटेगा जल्दी तो CH जल्दी टूट जाएगा, उसका हाइपर कंजुगेशन जल्दी होगा। खैर, अब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, फटाक से कर लें क्या 2 मिनट में, जल्दी से। क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? कितने अल्फा एच है? तो क्या ये शो करेगा? कितने अल्फा एच है? ये वाला कार्बन आयन कभी शो नहीं करेगा। क्या ये शो करेगा? अल्फा एच दिख गया ना, 3 अल्फा है, शो करेगा। पाई बॉन्ड बोला था, जरूरी नहीं कार्बन कार्बन ही पाई बॉन्ड हो, कोई भी पाई बॉन्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या यहां पे शो करेगा? अगर आपको ये लग रहा है कि ये sp3 कार्बन है तो रॉन्ग, ये अल्फा कार्बन नहीं है, sp3 नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। तो ना पाई बॉन्ड शो कर, ना ये बेंजीन शो कर रहा है, ना पाई बॉन्ड, कहीं भी अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच नहीं है तो शो नहीं करेगा। क्या इसके पास एक अल्फा एच नजर आया? एक अल्फा एच है, तो क्या ये शो कर जाएगा? क्या यहां से 3 अल्फा एच दिख रहा है? 3 अल्फा एच है, तो क्या बेंजीन शो कर जाएगा? क्या यहां पे 3 अल्फा एच है, तो क्या शो कर जाएगा पाई बॉन्ड? 3 अल्फा एच है ना, पाई बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अगर sp3 है, अल्फा कार्बन है। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन अगर sp3 अल्फा कार्बन है। फ्री रेडिकल के बगल वाला कार्बन अगर sp3 है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ये हमने कर लिया है ना, इसको दोबारा नहीं करेंगे, अल्फा एच काउंट करने वाला दोबारा नहीं करेंगे। अब आते हैं आपके पास हाइपर कंजुगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइपर कंजुगेशन के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगेन थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ये थ्योरेटिकल लिख लो ताकि क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको लिखना नहीं था, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइपर कंजुगेशन के कुछ कुछ, जैसे ये टेम्पररी इफेक्ट है कि परमानेंट इफेक्ट है? दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट। हमने इंडक्टिव भी पढ़ा, वो भी परमानेंट है, हमने रेजोनेंस भी पढ़ा, वो भी परमानेंट है, और हम हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ रहे हैं, वो भी परमानेंट है। इसके बाद का जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक, वो हम लोग पढ़ेंगे, और वो क्या था? टेम्पररी इफेक्ट है। अच्छा, ये परमानेंट इफेक्ट है। एक और चीज,
जब मैंने बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन कराया, बोर्ड पे देखना, जब मैंने बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन कराया, अगर मैंने बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन कराया है तो चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थोपेरा पे या मेटा पे? ऑर्थोपेरा पे या मेटा पे? याद करो, जब यहां पे मैंने CH3 लगाया था तो भी चार्ज कहां आ रहा था, ऑर्थोपेरा पे। तो लाइक मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। मीजोमेरिक में भी कहां हो रहा था, ऑर्थोपेरा। हाइपर कंजुगेशन में भी कहां हो रहा है, ऑर्थोपेरा। तो लाइक मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन इज ऑल्सो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। दूसरा पॉइंट, जैसा मीजोमेरिक में आपके पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहां आ रहा था, ऑर्थोपेरा पे, वैसे ही हाइपर कंजुगेशन में प्लस चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थोपेरा पे। माइनस चार्ज भी कहां आ रहा है, ऑर्थोपेरा पे। लाइक मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन ऑर्थोपेरा। क्या? अरे लिख लो खुद से, गधो। लाइक मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन ऑर्थोपेरा। अच्छा, एक और चीज मैंने मीजोमेरिक को बताया था कि मीजोमेरिक ऑर्थो पे जितना लग रहा है, क्या उससे कम या उससे ज्यादा लग रहा है पैरा पे? क्या बराबर लग रहा है? जितना मीजोमेरिक पे उतना, जितना ऑर्थो पे उतना ही पैरा पे। सेम यहां भी होता है, जितना मीजोमेरिक, जितना हाइपर कंजुगेशन आपका ऑर्थो पे लगेगा, उतना ही आपके पास कहां लग रहा है, पैरा पे। तो लिख लेना, हाइपर कंजुगेशन एट ऑर्थो इज इक्वल टू हाइपर कंजुगेशन एट पैरा। ये लिखवा दिया था क्या हमने? लिखवा दिया था, दोबारा लिख लो। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। एक और चीज, प्लस H और प्लस M के बारे में पहले बता दो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और प्लस H भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो जैसा प्लस M था वैसा ही प्लस H होगा। प्लस H आपका आ जाएगा EDG। EDG समझ गए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वैसे ही अगर आपके पास CCl3 आ जाए तो क्या वो माइनस H हो जाएगा, और माइनस H आ जाएगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल देंगे। अच्छा, सिक्स्थ, प्लस एम ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग था या रिंग डीएक्टिवेटिंग था? प्लस एम ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग था या रिंग डीएक्टिवेटिंग था? एक्टिवेट था ना। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जब आ रहा है। तो एक काम करो, जब अगर प्लस H शो होगा, अगर प्लस H शो होगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन पे माइनस क्या ऑर्थोपेरा पे आएगा? बेंजीन पे माइनस ऑर्थोपेरा पे आ रहा है। और यहां पे मान लो, यहां पे CH, यहां पे CH, यहां पे H प्लस बना दी, एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से बोर्ड पे, देखना ध्यान से बोर्ड पे। क्या इलेक्ट्रोफाइल यहां पे बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे भरपूर मात्रा में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये रिंग एक्टिवेट हो गया ना रिएक्शन के लिए? तो प्लस H जो है वो रिंग एक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन के लिए, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। प्लस H ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया फॉर रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। अगर यही माइनस H है तो माइनस H क्या करेगा, रिंग एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि रिंग पे प्लस चार्ज आ जाएगा ऑर्थोपेरा पे। और ऑर्थोपेरा पे अगर प्लस चार्ज आया तो क्या आपके पास, तो क्या आपके पास अब इलेक्ट्रोफाइल आके नहीं लग पाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से नहीं आएगा। आसानी से नहीं आएगा तो रिंग में रिएक्शन नहीं हो रहा है, और रिंग में रिएक्शन नहीं हो रहा है तो इसी को बोलते हैं रिंग डीएक्टिवेट हो चुका है। यानी कि ये जो ग्रुप है वो रिंग को डीएक्टिवेट कर चुका है, माइनस H वाला रिंग डीएक्टिवेट कर लेगा। अच्छा, प्लस H के बारे में बताओ, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा? प्लस H क्या ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेज रहा है वो, ऑर्थो और पैरा पे अटैच कर रहा है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसी तरह अगर आपसे माइनस H के बारे में पूछ लिया जाए, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? मेटा पे ना। माइनस एम भी कहां भेजता था, मेटा पे। इलेक्ट्रोफाइल क्या ऑर्थो पैरा पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, प्लस चार्ज है पहले से। तो माइनस H क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग।
एक केस बताया था हैलोजन, हैलोजन रिंग डीएक्टिवेटिंग है, स्टिल इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, है ना। हैलोजन क्या है, रिंग डीएक्टिवेट कर रहा है, स्टिल इट इज ऑर्थोपैरा, क्यों, प्लस एम की वजह से। हाँ, पॉइंट पॉइंट, अच्छा यहां पे ना, हाँ बस आप इतना ही समझो, बेंजीन समझो, बाकी मत समझो। CCl3 लगाया ना माइनस एच। चलो, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट है, और इसी से इसको क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी होगी, है ना। इफेक्ट आपने अभी तक 3 पढ़ लिया, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। इन तीनों में अपना जो मीजोमेरिक है ये सबसे स्ट्रांग होता है। तो अगर आपके पास आज के बाद स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या सोचना है उसमें, मीजोमेरिक। अगर मीजोमेरिक से सॉल्व ना हो तो सेकेंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। अगर इससे भी सॉल्व ना हो तो क्या आप इंडक्टिव लगा लोगे, तो मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, और आपके पास आ जाएगा इंडक्टिव। MHI, माही या मही जो भी समझो, याद रखना है। तो मीजोमेरिक सबसे पहले सोचना है, यानी कि रेजोनेंस सबसे पहले सोचना है, वो सबसे स्ट्रांग है। अच्छा एक और चीज, वाई मीजोमेरिक इज स्ट्रांग, मीजोमेरिक स्ट्रांग क्यों है, तो हाइपर कंजुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन घूमता है मीजोमेरिक में, रेजोनेंस में कौन घूमता है, पाई इलेक्ट्रॉन टूटता है, और या हाइपर कंजुगेशन में कौन घूम रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टूट के घूम रहा है। तो कौन आसान है, पाई तोड़ना आसान है, सिग्मा तोड़ना मुश्किल है, तो जो आसान है वो ज्यादा ज्यादा होगा, ज्यादा पावरफुल हो गया। मीजोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन टूटता है और घूमता है, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन टूटना आसान है, ज्यादा होगा, स्ट्रांग हो गया। सिग्मा तोड़ना मुश्किल है, कम होगा, यानी कि वीक हो गया। मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, MHI। हाँ 6 नंबर पॉइंट में, हाँ डबल बॉन्ड आएगा, वो मैंने रफ बनाया है, रफ बनाया है, आप चाहें तो लगा ले। हाँ अल्फा अल्काइल में क्यों नहीं होगा, अल्फा एच होगा तो होगा, मिथाइल में नहीं होगा, लेकिन इथाइल में तो होगा, इथाइल में तो होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इथाइन, इथाइन में होगा ना, अभी अभी बताया था। पाई बॉन्ड है तो होगा, पाई बॉन्ड है और उसके बगल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो होगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पे, जैसे हम डबल बॉन्ड में क्या कर रहे हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे आपके पास CHHH लग रहा है, तो ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां पाई बॉन्ड बना रहा है और ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, यही तो कर रहे हैं डबल बॉन्ड में। अगर मान लो यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, अगर मान लो मैंने सेम केस ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगा दिया, तो क्या देखो अब CH सिग्मा बॉन्ड टूट के यहां पाई बॉन्ड बनेगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा सब। अगर पाई बॉन्ड है, उसके बगल में अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो हर केस में आपके पास होगा, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड C हो, चाहे C ट्रिपल बॉन्ड N हो, चाहे C डबल बॉन्ड O हो, हर केस में होगा। हाँ -H में, हाँ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। हाँ अब देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होता है तो कहां आएगा, प्लस पे थोड़ी आ पाएगा, प्लस होता है, प्लस के पास थोड़ी आ पाएगा, कहां जाएगा, इसलिए मेटा डायरेक्ट है। याद रखें, जो रिंग एक्टिवेटिंग है वो कैसा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। जो रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। चलिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन से पहले एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कहां कहां काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन,
देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है तो कौन स्टेबल करेगा? प्लस इफेक्ट। अनस्टेबल कौन करेगा? माइनस इफेक्ट। अगर आपके पास कार्बन आयन हुआ तो कार्बन आयन में यहां पे क्या CH2 माइनस आ रहा है, और क्या वो माइनस H स्टेबल करेगा और प्लस H क्या अनस्टेबल कर देगा? इस बार अगर आपसे फ्री रेडिकल पूछा जाए, बेटा मुंह बंद कर लो, अगर आपके पास फ्री रेडिकल पूछा जाए तो क्या ये कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव करता है और प्लस H से स्टेबल होगा, माइनस H से अनस्टेबल हो जाएगा? ठीक है, इसका जो चौथा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और वो यहीं पे काम आता है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन भी वही कहा जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, या फिर सीधा लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच क्या उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, क्या उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन को तो क्या उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो नंबर ऑफ अल्फा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माइनस एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इसको हटा रहा हूं। हाँ अच्छा सॉरी, कार्बोनाइन क्यों लिख दिया मैंने, हटा दी। कार्बोनाइन में H प्लस कहां लगता है? प्लस H नहीं लगता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास पांचवा अगर पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या? ए भगवान, चलो पहले ये तीनों करो, फिर एसिडिक और बेसिक का अलग टॉपिक बनाएंगे। कार्बोनाइन गलती से लिखा है उसको इरेज कर लीजिए। कार्बोनाइन में प्लस H माइनस H कहां से आएगा? कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, और उसके लिखने की आदत हो गई ना इंडक्टिव और मीजोमेरिक से, तो यहां भी रिपीट हो जाता है। हो गया? क्वेश्चन करें? आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या सोचना है? मीजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 करें? कल भी है तुम्हारी क्लास? परसों भी है? उसके अगले दिन भी है? बढ़िया। जीओसी को जल्दी से एंड करना है ताकि हम लोग का हाइपर कंजुगेशन हो पाए, सॉरी हम लोग का हाइड्रोकार्बन हो पाए। दवा कम लेना चाहिए ना, मेरे को लग भी रहा है, आंखें मेरी अपने आप ऐसे हो रही है। लो भाई क्वेश्चन करो। नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो, मुंह बंद करना है। क्वेश्चन में देखो स्टेबिलिटी आपको पूछा गया है। अब आइए स्टेबिलिटी करते हैं। सबसे पहले मीजोमेरिक सोचना है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। शांत। सबसे पहले मीजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। देखो अगर ऑर्थोपेरा पे लोन पेयर पाया गया तो क्या आप बोल सकते हो कि प्लस एम शो करेगा? अगर ऑर्थोपेरा पे अल्फा एच पाया गया तो क्या आप बोल सकते हो प्लस एच शो करेगा? इंडक्टिव पहले मत बोल देना, पहले हाइपर कंजुगेशन आएगा। मेटा पे तो इंडक्टिव ही लगेगा। अब प्लस आई की माइनस आई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से क्या प्लस आई बोल सकता हूं। यहां पे CF3 कर लीजिए, तो क्या यहां पे माइनस आई शो कर रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, कार्बन पे डेल प्लस प्लस प्लस। अच्छा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है? मीजोमेरिक। तो क्या 1 नंबर सबसे स्टेबल कर दिया? फिर सेकेंड स्ट्रॉन्गर इफेक्ट क्या H है, फिर इंडक्टिव स्टेबल करेगा और माइनस आई तो अनस्टेबल कर देगा। 1 2 3 4 एकदम बेसिक क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहले क्वेश्चन में क्या सोचना है? मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। आप क्वेश्चन गलती करोगे लेकिन बस इसी में पहले इंडक्टिव दिख जाएगा आपको। CH3 से आपका अलग
प्यार मोहब्बत है, इंडक्टिव दिखाता है आपको पहले वो। CH3 में ध्यान से देखिएगा हाइपर कंजुगेशन छुपा होता है, ठीक है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, अभी क्वेश्चन करेंगे, लिखना बाद में। क्वेश्चन देखो, क्या यहां पे ऑर्थो पैरा पे अगर अल्फा एच दिख जाए तो क्या प्लस एच लग रहा है? ऑर्थो पैरा पे अगर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है प्लस एच। अब मुझे बताओ ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहां लग रहा है? कहीं भी नहीं। हाइपर कंजुगेशन तो सेम लगता है, ऑर्थो पे पैरा पे सेम लगता है। अगर हाइपर कंजुगेशन से नहीं हुआ तो क्या इंडक्टिव देखेंगे? क्या इंडक्टिव पास में है तो ज्यादा लग गया, क्या इंडक्टिव दूर है तो कम लग गया, और क्या प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता है? ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल कर दिया, तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 स्टेबिलिटी आ गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में आ जाओ। ऑर्थो पेरा पे लोन पेयर दिखने पे क्या आप प्लस एम बोलते हो? देखो जरा, यहां पे लोन पेयर दिख रहा है, प्लस एम बोल दोगे। यहां भी लोन पेयर दिख रहा है ऑर्थो पे, तो क्या प्लस एम बोल दोगे? मीजोमेरिक दोनों जगह सेम लगता है, अलग अलग? सेम। मीजोमेरिक से नहीं सॉल्व होगा। आइए इंडक्टिव देखते हैं। हाइपर कंजुगेशन लगेगा नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। नेक्स्ट, क्या यहां पे नजर आ रहा है कि यहां पे माइनस आई लग रहा है लेकिन कम लग रहा है क्योंकि दूर हो गया? क्या यहां पे माइनस आई ज्यादा लग रहा है? और माइनस आई क्या अनस्टेबल करता है? ज्यादा लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो क्या एक वाले से ज्यादा अनस्टेबल हो गया दो वाला, तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। नेक्स्ट, अब आ जाओ ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर का था, दोनों मिला के दिया हुआ था। हमने जो भी अलग अलग किया दोनों को मिला के दिया हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का है और 2022 का है, ज्यादा दूर का नहीं है। अब जरा देखते हैं, जब भी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन आ जाए, क्या मीजोमेरिक पहले सोचना है? यहां पे मीजोमेरिक नहीं है। क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन नजर आ रहा है? यहां भी हाइपर कंजुगेशन नजर आ रहा है। यहां मीजोमेरिक समझ में आ रहा होगा, यहां भी प्लस एम मीजोमेरिक समझ में आ रहा है। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग है या मीजोमेरिक? तो क्या 3-4 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1-2? 3 और 4 में चलते हैं। क्या ये माइनस आई लगाएगा? दूर होने की वजह से कम लगाएगा। क्या यहां भी माइनस आई लगेगा? पास होने की वजह से ज्यादा लग गया। माइनस आई तो अनस्टेबल करता है, ज्यादा लग गया तो अनस्टेबल कर दिया, तो क्या 3 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 4? 3 और 4 हो गया। 1 और 2 में आते हैं। क्या यहां पे प्लस आई लग गया लेकिन कम है, दूर है ना? क्या यहां पे प्लस आई ज्यादा है? और प्लस आई तो स्टेबल कर रहा है ना कार्बोकेटाइन को, तो ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल कर दिया, तो क्या 2 स्टेबल है एज कंपेयर टू 1? तो चेक कर रहा था भाई, चेक कर रहा था। इसका मतलब आप सीख रहे हो, गुड थिंग। मीजोमेरिक स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, ये मैं चेक कर रहा था। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद। यहां, हाँ क्या वाला? लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला लास्ट में होना चाहिए। माइनस एम कहां लग रहा है भाई? हाँ तो माइनस आई लग रहा है, यहां भी लग रहा है। देखा, इसीलिए मैं चेक करता हूं। अब बोर्ड पे आओ, देखो जरा ध्यान से। क्या इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन लग रहा है ना? अल्फा एच है, मीजोमेरिक थोड़ी लग रहा है यहां पे, लेकिन यहां पे तो मीजोमेरिक लग रहा है, तो मीजोमेरिक देखेंगे। अब देखो यहां पे, क्या प्लस एम लग गया पहले वाले में? दूसरे वाले में भी प्लस एम लग गया। ऑर्थो पेरा पे लोन पेयर है, अच्छी बात है, लेकिन मीजोमेरिक सब सॉल्व नहीं हो रहा है, तो किससे सॉल्व होगा? या तो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, तो क्या देखोगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव देखो, क्या यहां माइनस आई लग रहा है? क्या यहां भी लग रहा है? क्या पास में है ज्यादा लग रहा है? तो पास में ज्यादा लग रहा है और दूर में कम लग रहा है क्या? तो बेटा दोनों अनस्टेबल कर रहा है ना, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, तो अनस्टेबल कर रहा है लेकिन कम कर रहा है ना, ये ज्यादा अनस्टेबल कर गया, तो क्या बेटा 3 ग्रेटर देन 4 होगा? अच्छा, आपका सवाल अब समझ आया मुझे। आपका सवाल ये था कि सर यहां तो अनस्टेबल हो रहा है, इसको तो आपको लास्ट में लिखना चाहिए था, है ना?
बट बेटा मीजोमेरिक बहुत 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 स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, है ना, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। समझ गए? अब आइए बेटा, क्या यहां दोनों जगह प्लस एच लग रहा था? क्या यहां पे प्लस आई लग रहा है लेकिन कम लग रहा है? यहां पे भी प्लस आई लग रहा है लेकिन ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल कर रहा है, ज्यादा लग रहा है तो क्या 2 greater than 1 हो जाएगा, 3 4 2 1 हो जाएगा, है ना। माइनस आई से अनस्टेबल होगा, लेकिन माइनस आई वीक इफेक्ट है, कम अनस्टेबल करता है, ठीक है। मीजोमेरिक वेरी 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 तगड़ा इफेक्ट है। हाँ, बेंजीन रिंग, हाँ क्या बात है, बेंजीन रिंग माइनस एम शो कर रहा है, तो भाई सब में कर रहा है ना, तो सबका स्टेबिलिटी की सेम इफेक्ट से कम होगा। अतरंगी डाउट्स। नेक्स्ट, हाँ हाँ एक और, एक हाँ, पहले कर, हाँ हाँ हाँ, शांत, मुझे सुनने दो डाउट। हाँ, प्लस एम से हो गया, इसमें माइनस आई लग रहा है। हाँ, प्लस एम से नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं देखते, ऐसा थोड़ी इफेक्ट भूल जाओगे, दोनों का बराबर है, लग तो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन तो दे रहा होगा, दे रहा होगा ना, तो मीजोमेरिक तो लग रहा है, बट उससे स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हो रही है, ठीक है, लग जरूर रहा है। चलिए, अच्छा एक और अच्छा डाउट है, आपके मन में भी डाउट आ सकता है, सुन लीजिए। इधर बोर्ड पे भाई, यहां पे प्लस एम लग रहा है, यहां भी प्लस एम लग रहा है, लेकिन प्लस एम से डिसाइड तो हुआ नहीं, तो प्लस एम भूल जाओ। इंडक्टिव लग रहा है, यहां तो हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था ना। इसीलिए बोला, ये मेरा नहीं डाउट था। तो देखो, यहां प्लस एम लग रहा है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं कि प्लस एम लग रहा है, प्लस एम है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, हो गया। चलो अब आ जाओ, हाँ शांत, अब बताओ यहां पे स्टेबिलिटी, शांत। अब बोर्ड पे देखो, क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज है? क्या यहां माइनस एच लग रहा है? यहां भी माइनस एच लग रहा है, क्या माइनस एच से डिसाइड नहीं हुआ? इंडक्टिव पे आएंगे, क्या माइनस आई ज्यादा लग रहा है? क्या माइनस आई यहां कम लग रहा है? अच्छा एक बात बताओ, माइनस आई ज्यादा लग रहा है तो माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा, तो ज्यादा लग रहा है तो 1 greater than 2 हो जाएगा। तुमको समझ भी आ रहा होगा, मुंह बंद करके। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी मुझे कुछ तो बोलने दो यार, यस सर करे तो मैं सारा मजा ही खत्म कर दिया है, हद हो गई। और यहां पे क्या करना है बेटा आपको? -1। आपने माइनस एच सोच कैसे लिया भाई कार्बन आयन में? कार्बन आयन है उसमें माइनस एच सोच कैसे लिया? गुनाह है ना भाई, माइनस एच नहीं लगेगा, कार्बन आयन में माइनस एच नहीं लगता है। क्या यहां पे माइनस एच नहीं लग रहा है? माइनस एम प्लस एम है नहीं, क्या माइनस आई प्लस आई से सोचना पड़ेगा? क्या माइनस आई लगेगा? क्या यहां भी माइनस आई लगेगा? क्या माइनस आई पास में है ज्यादा लगेगा? क्या माइनस आई दूर है कम लगेगा? माइनस आई पास में स्टेबल कर दिया, माइनस आई दूर हो गया अनस्टेबल कर दिया, क्या 1 greater than 2 हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, पहले मीजोमेरिक सोच लो, मुंह बंद करके, पहले मीजोमेरिक सोच लो, फिर हाइपर कंजुगेशन सोच लो, फिर इंडक्टिव सोच लो। शांत, मुंह में रखो, जो भी आपका जवाब आया मन में रख लो, पूछ लूंगा मैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम लोग ऐसे देख के ऐसे सोचते हो ऐसे साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हो। भाई कॉपी कलम निकालो, लिखो कहां प्लस एम लग रहा है, कहां प्लस एच लग रहा है, अतरंगी सब है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, देखो बोर्ड पे ध्यान से, क्या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है? अच्छी बात है, तो यहां पे प्लस एच माइनस एच सोच में मत लेना, यहां पे मीजोमेरिक या इंडक्टिव लगेगा।
क्या यहां प्लस एच सोच पा रहे थे? गलत है बेटा, कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। क्या यहां पे बेटा ये प्लस आई लगा पाएगा? क्या यहां पे ये माइनस आई लगा रहा है? क्या ये प्लस आई लगा रहा है? और क्या ये माइनस आई लगा रहा है? कार्बन आयन, करोगे नौटंकी? कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं सोचना है, ये बार बार गलती होगी, पहले ही कर लीजिए क्लास के अंदर। CH3 और CCl3 देखते ही मैंने बोला ना, आपको लगेगा इसमें कि इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। कार्बन आयन के साथ अगर CH3 है तो कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ लगता है। अब देखो यहां पे कार्बन आयन है तो माइनस आई स्टेबल करेगा, प्लस आई माइनस आई, तो क्या सेकंड और फोर्थ स्टेबल होगा? लेकिन ये पास में है तो ज्यादा माइनस आई लगा दिया, तो सेकंड और फोर में 4 ग्रेटर देन 2 हो गया। अब क्या 1 और 3 अनस्टेबल हो रहे हैं, लेकिन ये पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो क्या 1 और 3 आ जाएगा? क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ भाई 4 2 1 3। क्या तुम ब्रेल लिपि में उठते हो क्या? दिख नहीं रहा तुमको? यहां पे बोल के बताना जरूरी है, यहां पढ़ लो। क्या कार्बोकेटाइन है? कार्बोकेटाइन में M भी लगेगा, H भी लगेगा, I भी लगेगा, लगा लीजिए फटाफट। फिर तो बोर्ड पे देख के क्या सोच रहे हो? कॉपी कलम निकालो, लिखो। इस बार आप देखो फर्स्ट में क्या लग रहा है आपके हिसाब से? मीजोमेरिक लग रहा है क्या भाई? CCl3 में क्या लगता है? माइनस एच, कार्बोकेटाइन है माइनस एच। सेकेंड वाले में मेटा पे क्या हमेशा इंडक्टिव लगता है? मेटा पे क्या हमेशा माइनस आई लगेगा? देखो ध्यान से, कार्बन पे प्लस 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 आ गया। अच्छा, ऑर्थो पे बताओ क्या माइनस एच लग रहा है क्या? अच्छी बात है। यहां पे बताओ क्या माइनस एम लग रहा है? NO2 पोलर 5 बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास, माइनस एम लग रहा है। तो कार्बोकेटाइन को प्लस एम प्लस एच प्लस आई स्टेबल करता है। भाई यहां तो सारे ही अनस्टेबल कर रहे हैं, सारे अनस्टेबल कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप एक ध्यान देना, माइनस एम स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो क्या फोर्थ वाला सबसे अनस्टेबल हो जाएगा? अब 1 2 3 में ध्यान से देखते हैं बोर्ड पे। 1 2 3 में क्या इंडक्टिव लग रहा है तो सबसे वीक इफेक्ट है, तो सबसे कम अनस्टेबल किया, तो क्या 2 वाले में सबसे कम अनस्टेबल हुआ है? 1 और 3 में देख लो, अब दोनों में माइनस एच लग रहा है, लेकिन क्या यहां पे माइनस आई ज्यादा लग रहा है? और माइनस आई ज्यादा लग रहा है तो क्या अनस्टेबल ज्यादा हो गया है? तो 1 और 3 में 3 अनस्टेबल हो जाएगा। और यहां पे भी माइनस आई लग रहा है, बट माइनस आई कम लग रहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सुनना चाहोगे या हो गया? दोबारा वाले नहीं ना? हाँ है बेटा, एक बार और हो जाए, है ना? मुजरा थोड़ी एक बार और हो जाए, ऐसे बोलना चाहिए एक बार और समझा दो, एक बार और हो जाए। ठुमका थोड़ी लगा रहे हैं यहां पे। कैसे लोग हो भाई तुम लोग यार? तुम्हारी मैं भगवान से प्रे कर रहा हूं कि तुम्हारी रैगिंग हो गंदी वाली, ठीक है ना? सही बता रहा हूं, तुम्हारी रैगिंग होनी चाहिए, तभी तुम इंसानों के उसमें आ पाओगे। अभी तुम इंसानों के उस प्रजाति में आए नहीं हो, अभी तुम्हारा बस पूंछ घिसा हुआ है बंदर से, है ना? तुम लोग पढ़े हो ना इवोल्यूशन में, पूंछ घिस गया है तो बंदर ही है ना? तो तुम मन से तो बंदर ही हो। खैर देखो, CCl3 और NO2 लग रहा है ना बोर्ड पे? CCl3 और NO2 लग रहा है, तो भाई CCl3 माइनस एच लगाता है, NO2 माइनस एम लगाता है, हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया। ऑर्थो पैरा पे है तो माइनस एम लगेगा, ये बात ठीक है। CCl3 अगर ऑर्थो पैरा पे है तो क्या माइनस एच लगाएगा? CCl3 ऑर्थो पैरा पे है, माइनस एच लगाएगा, लेकिन मेटा पे तो हमेशा इंडक्टिव लगता है। क्या कार्बन पे प्लस 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 है, तो प्लस 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 है तो क्या माइनस आई लगाएगा यहां पे? बहुत बढ़िया, माइनस आई लगाएगा। ओके हो गया।
नेक्स्ट, देखो सारे ही अनस्टेबल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर दिया? मीजोमेरिक। मीजोमेरिक स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। अब देखो सेकंड नंबर को ध्यान से देखो, तो सबसे कम अनस्टेबल वही किया है, इंडक्टिव है ना। इंडक्टिव वीक है, तो वीक है, अनस्टेबल कर रहा है, बट सबसे कम अनस्टेबल कर रहा है, तो क्या सेकंड ऑप्शन आ गया। 1 और 3 में ध्यान से देखना, 1 और थर्ड में दोनों में माइनस एच लग रहा है, लेकिन क्या पास होने की वजह से माइनस आई ज्यादा लग रहा है? यहां पे दूर है तो माइनस आई कम लग रहा है। अच्छा, पास है तो माइनस आई ज्यादा लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तो क्या आपके पास 2 1 3 4 हो गया? 1 में माइनस आई कब लग रहा है? तो कम अनस्टेबल हुआ है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आइए, नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये करने के बाद सबसे पहले सोचो, क्या यहां पे रेजोनेंस या मीजोमेरिक दिख रहा है? मेरे साथ करो, क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक दिख रहा है? क्या हाइपर कंजुगेशन अल्फा एच दिख रहा है? तो हाइपर कंजुगेशन तक रुक जाओ। क्या 3 6 9 अल्फा दिख रहे हैं यहां पे? क्या यहां पे 6 अल्फा दिख रहा है? 3 अल्फा दिख रहा है? 0 अल्फा दिख रहा है? लिमिट अगेन, डोंट क्रॉस। क्या 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आ रहा है? नेक्स्ट, अब देखो यहां पे, क्या आपको रेजोनेंस या मीजोमेरिक दिखा सेकंड में? नहीं दिखा। तो अगर आप मीजोमेरिक नहीं दिखा तो कहां जाओगे? हाइपर कंजुगेशन आ जाओ। अल्फा एच दिख रहा होगा। क्या 2 अल्फा यहां दिख रहा है? 2 अल्फा यहां दिख रहा है, 3 अल्फा यहां दिख रहा है, तो क्या 7 अल्फा दिख रहा है? यहां पे 3 अल्फा यहां दिख रहा है, 1 अल्फा यहां दिख रहा है, क्या 4 अल्फा दिख रहा है? यहां पे क्या 2 अल्फा दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में भी देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक नजर आया? अगर रेजोनेंस या मीजोमेरिक नहीं है तो क्या अल्फा एच होगा? अल्फा एच देखो, क्या लेफ्ट सबसे इधर वाले में 2 अल्फा यहां, 2 अल्फा यहां, 4 अल्फा नजर आ रहा है। अल्फा मतलब अल्फा एच की बात कर रहा है, यहां का मतलब 1 अल्फा एच नजर आ रहा है। क्या यहां पे 3 3 6 और 2 8 है क्या? और यहां पे बेटे हाँ, एक ही अल्फा होगा, 1 अल्फा एच। क्या यहां पे 3 3 6 2 8 है क्या? सबसे ज्यादा अल्फा एच कहां है? 3 में है, 1 में है, 2 में है, 3 1 2। हाँ भाई 312। चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास हाइपर कंजुगेशन। जैसे ही आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आया, फिर से सोचो, क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक नजर आया? नहीं। अब आ जाओ हाइपर कंजुगेशन सोचते हैं। मैंने आपको बता रखा है एच का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, टी का? एच का बता रखा है। जो हल्का है उसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है, बताया था ना। एच, एच फॉर हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा होगा? एच का। अच्छी बात है। अब आइए, स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन पूछा गया इसमें, ना कार्बोकेटाइन है ना एनायन है, स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन है, वही होगा। हाइपर कंजुगेशन यहां ज्यादा होगा ना, एच सी एच बॉन्ड टूटेगा, सीटी बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमने पढ़ा हुआ है ना। देखो यहां पे रेजोनेंस सब जगह बराबर है, रेजोनेंस से डिसाइड नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस के बाद क्या सोचते हो? हाइपर कंजुगेशन। क्या एच का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है, टी का हाइपर कंजुगेशन कम हो जाएगा? नेक्स्ट, सब बराबर है। यहां पे एक काम करिए, CD3 लगा लीजिए, और यहां पे एक काम करिए, CT3 लगा लीजिए। 1 2 3 होगा, गधेड़े हैं आप। 3 2 1 है इसका आंसर। 1 2 3 कहां से नजर आया भाई? क्या यहां पे अल्फा एच है? अल्फा एच नहीं है ना, 0 अल्फा। यहां भी अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा। यहां भी अल्फा एच नहीं है, 0 अल्फा। अगर 0 अल्फा है तो ना मीजोमेरिक लगा ना हाइपर कंजुगेशन लगा, क्या लगेगा? इंडक्टिव। इंडक्टिव किसका जाता है? तो 3 2 1 हो जाएगा क्या? यही क्वेश्चन बेटा गलती कराएगा, जल्दीबाजी में लगेगा कि सर ये देखो इतना सारा CH3 है। आपको पहले अल्फा कार्बन अल्फा एच देखना है, ढूंढना है, खोजना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं, है ना बेटा। सतर्कता गई और दुर्घटना घटी। यहां आइए,
क्या 7th नंबर में रेजोनेंस या मीजोमेरिक नजर आया? हां भाई, रेजोनेंस नजर आया नहीं आया? सबसे पहले क्या देखना है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक? भले हाइपर कंजुगेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहां पे 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा? पहले M फिर H फिर I। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मीजोमेरिक है? नहीं, हाइपर कंजुगेशन है ना। 2 अल्फा नजर आया, 2 अल्फा नजर आया, 1 अल्फा नजर आया। क्या 5 अल्फा नजर आया? 3 अल्फा, 3 6 अल्फा, 1 7 अल्फा। क्या 7 अल्फा नजर आया? क्या 2 ग्रेटर देन 1 नजर आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक है? नहीं है। क्या हाइपर कंजुगेशन सोचोगे? जी हां। क्या यहां पे 2 अल्फा, 2 4 अल्फा और 2 6 अल्फा नजर आया? यहां पे 2 और 2 4 अल्फा नजर आया, 2 और 1 3 अल्फा नजर आ गया, और यहां पे केवल 2 ही अल्फा नजर आया। क्या 1 2 3 4 है? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर में सबसे पहले मीजोमेरिक सोचना है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। क्या पहले वाले में रेजोनेंस है? नहीं है। नहीं है, कभी भी 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाए साथ में, रेजोनेंस नहीं होगा। चलो, तो रेजोनेंस मीजोमेरिक किसी में नहीं है। क्या फिर आप हाइपर कंजुगेशन सोचोगे? तो क्या हाइपर कंजुगेशन से यहां पे 4 अल्फा आ रहा है, यहां पे भी 4 अल्फा आ रहा है, यहां पे 2 2 4 और 3 7 अल्फा आ रहा है। तो क्या 3 वाला ज्यादा स्टेबल है? 1 और 2 में बता दो। 1 या 2? 1 या 2? 2 होगा बेटा, 1 कैसे होगा? 1 में तो माइनस आई लग रहा है भाई। डबल बॉन्ड क्या माइनस आई लगा देता है? दूर है लेकिन माइनस आई तो है, अनस्टेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 11th नंबर, 11 1 2 होगा ना भाई। रेजोनेंस या मीजोमेरिक नजर आ गया? ज्यादा रेजोनेंस है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ हाँ, एल्कीन के साइड में मैं प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी पूछ रहा हूं, कार्बोकेटाइन, उसमें एल्कीन क्यों देखोगे आप? है ना, ओवरऑल अल्फा एच नहीं पूछा है, पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी पूछा है, पॉजिटिव चार्ज का अल्फा एच देखो। उसका कहना सही है कि इसमें अगर आप अल्फा एच कैलकुलेट करोगे तो 2 2 4 और इधर वाला भी तो काउंट हो जाएगा, एल्कीन का 6 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। जब आप पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज का अल्फा एच देखोगे, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे एल्कीन की स्टेबिलिटी तो आप एल्कीन का अल्फा एच देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्या मीजोमेरिक या रेजोनेंस है? क्या हाइपर कंजुगेशन देखेंगे? अल्फा एच देख लेते हैं। क्या यहां पे 2 अल्फा नजर आया, 2 अल्फा नजर आया, 1 अल्फा नजर आया? क्या 5 अल्फा है? क्या इसमें 3 अल्फा, 2 5 अल्फा और 2 1 6 अल्फा नजर आया? तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 आ गया? सिंपल है, पहले मीजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। बता दो, क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक है? नहीं। क्या हाइपर कंजुगेशन देखोगे? आओ अल्फा एच देखते हैं। क्या यहां भी 2 अल्फा है और यहां भी 2 अल्फा है? अब कैसे करोगे? इंडक्टिव सोचोगे? ज्यादा कार्बन ज्यादा इंडक्टिव होता है, इधर कम कार्बन इधर ज्यादा कार्बन है, मोर कार्बन मोर इंडक्टिव, 2 ग्रेटर देन 1। इसमें लिख लीजिए मोर कार्बन मोर इंडक्टिव, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जितना ज्यादा कार्बन होगा, लिखवाया था ना इंडक्टिव इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन, ज्यादा कार्बन ज्यादा इंडक्टिव। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल क्या पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करोगे? फ्री रेडिकल क्या पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करने वाले हो? तो फ्री रेडिकल में क्या यहां पे 3 अल्फा नजर आ रहा है, यहां पे 2 अल्फा नजर आ रहा है, यहां पे क्या 1 अल्फा नजर आ रहा है? 1 अल्फा होगा कैसे? यहां पे CH3 लगा दो। यहां पे 0 अल्फा नजर आ रहा है, तो क्या 1 2 3 4 नजर आ जाएगा? मोर अल्फा मोर स्टेबिलिटी मोर हाइपर कंजुगेशन। 15th वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या 1 नजर आया? क्योंकि रेजोनेंस या मीजोमेरिक है। अब रेजोनेंस या मीजोमेरिक है तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा। 2 और 3 में रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कंजुगेशन देखना होगा। हाइपर कंजुगेशन में क्या 3 अल्फा, 3 6 अल्फा और 2 8 अल्फा, 8 अल्फा नजर आ गया। यहां पे 3 और 3 6 अल्फा नजर आया।
क्या 2 ग्रेटर देन 3 नजर आया? 1 2 3 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले क्या सोचना है? रेजोनेंस। एक सेकेंड, कुछ तो इन्होंने गड़बड़ किया है। क्या? हाँ हाँ, ये कुछ ऐसा है बेटा, ये पी एच है, स्मॉल एच है, और यहां पे बेटे ये भी स्मॉल एच है, और यहां पे भी स्मॉल एच है। उससे क्या फर्क पड़ा है ना? स्मॉल और कैपिटल से थोड़ी फर्क पड़ता है, गधे हैं आप। फॉस्फीन नहीं है वो। अगर कैपिटल है तो फॉस्फीन नहीं लगेगा, नहीं तो स्मॉल है तो फिनाइल हो गया, स्मॉल है तो क्या हो गया? फिनाइल हो गया। अब मैं लिख देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 16 यहां से हटा दो, 16 लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसा है, CH2 फ्री रेडिकल पीएच होल थ्राइस। दूसरा है CH2 फ्री रेडिकल पीएच होल ट्वाइस। अब तो समझ आ जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल और आपके सामने क्या है? पीएच। लेकिन जब आप CH2 करोगे तो यहां पे आ जाएगा आपके पास C फ्री रेडिकल पीएच थ्राइस, है ना? फिर आप CH फ्री रेडिकल पीएच होल ट्वाइस, CH2 फ्री रेडिकल पीएच, फिर आप करोगे CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा CH2 फ्री रेडिकल CH3। चलो, क्या सबसे पहले आप रेजोनेंस देखोगे? सी फ्री रेडिकल पीएच का मतलब क्या हुआ? सी फ्री रेडिकल पीएच का मतलब कार्बन फ्री रेडिकल है। क्या उसके तीनों साइड बेंजीन लगा हुआ है? क्या पाई सिग्मा पाई 3 बेंजीन लगा हुआ है? पीएच का मतलब 3 बेंजीन लगा हुआ है। पीएच होल ट्वाइस का मतलब 2 बेंजीन लगा होगा। तो क्या 3 बेंजीन का मतलब ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, और 2 बेंजीन का मतलब कम रेजोनेंस हो रहा है, और CH2 फ्री रेडिकल का मतलब केवल एक ही बेंजीन है। क्या सबसे ज्यादा आपके पास, सबसे ज्यादा इसका अगर नंबरिंग कर दूं मैं 1 2 3 4 5, तो 1 में स्टेबल होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 4, नहीं, फिर 4, फिर 5, 4 में रेजोनेंस हो गया, और फिर 5 में आपके पास प्लस आई लग रहा है। 4 में रेजोनेंस हो गया, फिर 5 में क्या लग रहा है? प्लस आई। हो गया? आपने रेजोनेंस से देख के इसको कर लिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है तो क्या अल्फा एच से कर लोगे? 9 अल्फा, 6 अल्फा, 2 3 अल्फा, 0 अल्फा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी है। 1 2 3 4 5 गलत है। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये दोनों गलत है। अब इसके आगे सोचिए, क्या यहां पे 12 अल्फा सबको दिख रहा है? 12 अल्फा एच सबको दिख रहा है? क्या यहां पे 9 अल्फा एच सबको दिख रहा होगा? यहां पे 6 अल्फा एच सबको दिख रहा है? यहां भी 6 अल्फा एच? क्या 3 अल्फा एच दिख रहा है? क्या यहां पे 0 अल्फा एच नजर आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, 6 और 6 दो जगह है, इनमें कौन स्टेबल है? देखो 3, क्वेश्चन में एरर है बेटा, क्वेश्चन में एरर है बेटा। क्वेश्चन में एरर हो गया, चलिए वो क्वेश्चन करा रहा हूं।
क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी अलग से वो वाला कराएंगे जो मेरे मन में है। चलिए, सी डबल बॉन्ड सी। भाई मैं वही सोच रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बोर्ड पे ध्यान से। 1 2 देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, क्या यहां पे 12 अल्फा एच नजर आ रहे हैं? यहां पे 9 अल्फा एच, यहां 6 अल्फा एच, यहां 6 अल्फा एच, यहां पे 6 अल्फा एच, यहां पे 0 अल्फा एच। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी, यहां तक तो ठीक था। बट अगर आपके पास 6 अल्फा एच आ रहा हो तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर आपको ट्रांस नजर आ रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर आपको सिस नजर आ रहा है और ये वाला आपके पास? बेटा या तो पढ़ लो, नौटंकी मत किया करो मेरी क्लास में, कितनी बार समझा दिया हूं। अब मैं जीओसी के बाद नहीं आऊंगा, मैं ये भी बता देता हूं। दिस इज माई फाइनल डिसीजन नाउ। मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट वार्निंग दिया था, मैं आपसे ये प्रॉमिस करूंगा मैं नहीं आऊंगा, ये भी बता देता हूं। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, आई विल नॉट कम इन क्लास आफ्टर जीओसी। मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट वार्निंग दिया था, मेरी क्लास में ज्यादा ना करें, मैं खुद ही ज्यादा पढ़ाने में व्यस्त रहता हूं। तो आपको अब दूसरे टीचर से ही पढ़ना होगा, अब आप चेंज कर लीजिए टीचर, आई वॉन्ट टीच। ठीक है, मेरा चैप्टर कंप्लीट, मैं अगली वीक तक आऊंगा लास्ट। चलो नेक्स्ट, 1 सबसे ज्यादा है, फिर आपके पास 2 है। अब देखना बोर्ड पे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यहां पे आपको 6 अल्फा 6 अल्फा 6 अल्फा तीनों में दिख रहा है। अब किसको बोलोगे? तो आपको देखना है ट्रांस या सिस या आइसो में। याद करने का तरीका है बेटा, याद कर लीजिएगा, आईटीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, आईटीसी एक चाय बनाने वाली कंपनी होती है। ठीक है, वैसे ही आपको याद रखना है। आई का मतलब बेटा यहां पे आइसो लगा हुआ, क्या ये आइसो जैसा ग्रुप है? इसको हम लोग आइसो ब्यूटीन या आइसो ब्यूटाइलिन बोलते हैं, दोनों में से एक ही है। क्या टी का मतलब ट्रांस होता है, तो आइसो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ट्रांस और फिर सिस। इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको एसर्शन रीजन दिया जाए। ये तो आपने रटा हुआ है, आईटीसी, आईटीसी स्टेबल है, आइसो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ट्रांस फिर सिस। क्यों भाई? अल्फा एस तो सेम है। ठीक है, और चलो एक लॉजिक ये है, सेकंड लॉजिक, सेकंड लॉजिक है कि याद कर लो, ये है ना। देखो, अब इसको ना समझना है, इसको समझना है। अगर मैं ट्रांस स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, अगर मैं ट्रांस स्ट्रक्चर ऐसा बना देता हूं, तो क्या यहां पे आपको 6 अल्फा एच है ना? अब देखो, अगर सी एच सिग्मा बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड बनेगा तो ये टूट के माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, ट्रांस में तो ऐसे ही हुआ माइनस चार्ज। अगर मैं सिस दे रहा हूं, अगर मैं सिस दे रहा हूं, तो क्या यहां पे CH3 और ऊपर की तरफ CH3 आएगा, यहां पे आपके पास H है और यहां पे H है, तो ये जब CH सिग्मा बॉन्ड टूटेगा यहां पाई बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड टूट के क्या यहां माइनस बनेगा। अच्छी बात है, नेक्स्ट। फिर आ जाओ C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3 है और यहां पे CH3 है, यहां पे क्या डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या यहां पे टूट जाएगा माइनस चार्ज। अब बोर्ड पे देखना, यहां माइनस चार्ज है, इसको भी एक CH3 का प्लस आई लग रहा है, यहां माइनस चार्ज है, इसको भी एक CH3 का प्लस आई लग रहा है, और यहां माइनस चार्ज है लेकिन यहां प्लस आई लगाने वाला कोई नहीं है। देखो यहां पे जब ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड बनेगा
और ये पाई बॉन्ड टूट के माइनस चार्ज बनेगा, दो ही चीज होगा। यहां पे पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड टूट के यहां माइनस चार्ज बन जाता है। CH सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना देता है आगे, और ये पाई बॉन्ड टूट के यहां माइनस चार्ज बन जाता है। यहां माइनस चार्ज को क्या ये CH3 प्लस आई से अनस्टेबल कर रहा है? क्या ये वाला CH3 प्लस आई से अनस्टेबल कर रहा है? लेकिन यहां पे कोई अनस्टेबल करने वाला ग्रुप नहीं है। अब इन दोनों में तो आप सिमेट्री देख लोगे, ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस। यहां रिपल्सन कम है, यहां रिपल्सन ज्यादा है, ये स्टेबल है। ट्रांस और सिस में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आइसो कैसे ज्यादा हुआ? क्योंकि जब हाइपर कंजुगेशन करके कार्बन आयन बन रहा है तो वहां पे प्लस आई से कोई स्टेबल नहीं कर, प्लस आई से अनस्टेबल कोई नहीं कर रहा है। तो याद रख लीजिए ITC होता है। तो 1 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद शायद लास्ट में 6। ये होता है ITC का ऑर्डर। ठीक है, अगर आपके पास आइसो हो तो स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है तो कार्बन आयन इसका अनस्टेबल करने के लिए कोई नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। और सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा हुआ? ट्रांस। क्यों? सिमेट्री की वजह से, वहां पे रिपल्सन कम हो रहा है, ट्रांस में रिपल्सन कम हो रहा है। एक और चीज है, मान लीजिए आपको दिया जाए कंजुगेटेड डाइईन। कंजुगेटेड डाइईन सब पढ़े हो आप लोग? कंजुगेटेड डाइईन कंजुगेशन में है, मतलब जो रेजोनेंस कर रहा है उसको कंजुगेटेड डाइईन कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर आप बोल दो क्यूमुलेटेड डाइईन, आपको पढ़ाया हुआ है क्यूमुलेटेड डाइईन। या फिर आप बोल दो आइसोलेटेड डाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या ये कंजुगेटेड डाइईन है? रेजोनेंस हो रहा है मतलब कंजुगेशन है, कंजुगेशन का मतलब कंजुगेटेड डाइईन। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या ये क्यूमुलेटेड डाइईन है? क्यूमुलेशन हो रहा है यहां पे, क्यूमुलिन पढ़ा हुआ था, क्यूमुलेटेड डाइईन है। और इस वाले को बोला जाता है आइसोलेटेड डाइईन। इसका नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार पूछा गया है, अब आई डोंट नो किस एग्जाम में है, जेई में होगा या आप में होगा, वो सीधा पूछ लिया था कि विच इज मोर स्टेबल, कंजुगेटेड या आइसोलेटेड या क्यूमुलेटेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंजुगेटेड क्या है, क्यूमुलेटेड क्या है, आइसोलेटेड क्या है। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग है, रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्यूमुलेटेड का मतलब क्यूमुलिन बना रहा होगा, एक साथ बना रहा होगा। और फिर कंजुगेटेड का मतलब रेजोनेंस कर रहा होगा। तो अब इन तीनों में स्टेबिलिटी बताना है। 1 2 3 में आपको स्टेबिलिटी बताना है किसका ज्यादा होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस या मीजोमेरिक। तो क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक से सबसे ज्यादा 1 स्टेबल हो गया? ना 2 में रेजोनेंस है ना 3 में रेजोनेंस है। क्या 2 में बेटा मैंने पढ़ाया था रिपल्सन की वजह से क्या ये प्लेन चेंज कर लेता है? तो यहां रिपल्सन है ना, इन दोनों में क्या रिपल्सन हो रहा है? रिपल्सन की वजह से प्लेन चेंज कर लेता है। और क्या प्लेन चेंज कर लेगा तो रिपल्सन हो गया, और थर्ड वाला स्टेबल हो जाता है। ये भी याद रखना होता है। ठीक है, सेकंड वाले में रिपल्सन लग गया तो अनस्टेबल हो गया। थर्ड वाले में एटलीस्ट दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट सेकंड वाले में रिपल्सन हो रहा है, थर्ड वाले में रिपल्सन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, 1 3 2। क्यूमुलेटेड डाइईन में ब्रैकेट में लिख लीजिए रिपल्सन। ठीक है, और यहां पे लिख लीजिए नो रिपल्सन, क्योंकि डबल बॉन्ड बहुत दूर दूर है इसलिए रिपल्सन नहीं होता है। और फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है आपके पास? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है आपके पास? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप इन क्वेश्चंस पे वापस आओगे इस वाले में, अब आपको 18th नंबर सोचना है। एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है। एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा अल्फा एच से ही आती है। अल्फा एच से कर लो स्टेबिलिटी। क्या आपके पास 2 अल्फा नजर आया? क्या यहां पे भी 2 अल्फा नजर आया? क्या 4 अल्फा नजर आया? यहां पे आ जाओगे, क्या 2 अल्फा नजर आया? क्या 1 अल्फा नजर आया? क्या 3 अल्फा आया? क्या यहां पे 3 अल्फा नजर आया? और 2 5 नजर आया? और 2 7 नजर आ गया? तो कौन ज्यादा स्टेबल है? थर्ड वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हो, उसमें मीजोमेरिक फिर हाइपर कंजुगेशन सोचना है। स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन में हमेशा हाइपर कंजुगेशन से ही आएगा। एल्कीन का और कोई स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, ऑलवेज हाइपर कंजुगेशन। लेकिन अगर कार्बोनाइन आ जाए उसमें हाइपर कंजुगेशन कभी लगता ही नहीं। कार्बोनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगा देना। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास ये भी हो गया, अब इसकी स्टेबिलिटी बतानी है आपको। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा अल्फा एच सही होगी। क्या 2 अल्फा, 2 4 अल्फा, 2 6 अल्फा, 2 8 अल्फा। पहले वाले में 8 अल्फा। यहां पे आ जाओ, क्या 2 अल्फा, क्या 2 4 अल्फा, और यहां पे आ रहा है 2 6 अल्फा। ये तो नहीं है डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा। 2 2 4 1 5 है, तो क्या फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड हो गया? 20 में बता दो।
क्या अल्फा कार्बन पहचानो, डायरेक्टली अटैच्ड एटम अल्फा कार्बन हो गया, 3 3 6 2 8 2 10 हो गया, यहां पे 10 अल्फा एच हो गया है। नेक्स्ट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन 3 और 1 4 हो गया, 4 अल्फा एच, 2 ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 2 4 1 5 हो गया यहां पे, तो दिस इज 5 अल्फा एच। तो 1 2 3 हो गया, 1 3 2 सॉरी 1 3 2 हो गया, मोर अल्फा एच मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। क्यों? ज्यादा अल्फा एच से एल्कीन स्टेबल क्यों हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रहा है। चलो नेक्स्ट 1 2 या 2 1, 1 ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि सबसे पहले हम रेजोनेंस देखते हैं, पहले वाले में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। 1 में क्या हो जा रहा है आपके पास? रेजोनेंस। 22 बताया था कि अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम हो तो एरोमेटिक मोर स्टेबल हो जाता है। तो क्या सेकंड वाले में 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 क्या हो रहा है आपके पास? एरोमेटिक, और सेकंड वाले को क्या बोल देंगे? एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, क्या बोल देंगे भाई? रिंग देखते हैं, रिंग के बाहर कुछ भी पड़ा हो, रिंग देखते हैं क्या एंटी एरोमेटिक होगा, और रिंग देखते हैं क्या यहां एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 2 1 या 1 2? 2 1 होगा ना। अगेन वही है, अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है, 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, तो अगर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम है तो एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो क्या 2 ग्रेटर देन 1 बोल देंगे? अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम होने पे क्या देखते हैं? एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल। 24 में क्या यहां पे 12 अल्फा नजर आ गया सबको? ये अल्फा कार्बन 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 कार्बन, एक के पास 3 एच, 4 के पास 12 अल्फा एच। क्या यहां पे 3 3 6 और 2 8 आया क्या? यहां पे देखोगे 3 और 2 5 है, तो क्या 1 2 3 आ गया? यहां पे आइसो वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि सर ये देखो आइसो है, नो, वो अल्फा एच सेम होने पे लगता है। यहां पे आइए, क्या ये आईटीसी है? सिंपल है भाई, आईटीसी है। ये आइसो दिख रहा होगा, वो ट्रांस दिख रहा होगा बीच वाला, सबसे उधर वाला सिस नजर आ रहा है। अब आ जाओ, क्या आईटीसी बोल दोगे? सिस ट्रांस एंड दिस इज आइसो, इसको बोल देंगे हम आई टी सी। आईटीसी से हो जाएगा सॉल्व। आइसो क्या हो गया? 3, ट्रांस हो गया 2, सिस हो गया 1, तो आईटीसी दिस इज 3 to 1। हो गया क्लियर? तो दिस इज आईटीसी। अब आपके पास आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इतने क्वेश्चन तो लिखोगे तो समय बीत जाएगा। 12 15 ही हुआ ना? अगली क्लास का भाई ये बताओ। 12 30, अगली क्लास 12 15 से? फिर तो यार चलो, मेरी नीचे भी क्लास है। अच्छा हाँ, मैं आज वॉलेट लेके आया हूं, तुम्हारा था फर्स्ट रैंक, ले लो भाई तुम लोग अपना अपना पैसा। सब पैसा जेब ढीला करा लेते हो तुम लोग यार। लो भाई तालियां बजा दो तो फर्स्ट रैंक वालों के लिए, सब लोग आ जाओ, आ जाओ फटाफट। सेकंड कौन था? सेकंड कौन था? आ जाओ आ जाओ फटाफट आओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खर्च मत करना बस, इसको एप्रॉन के लिए रखना होता है। खुश रहो बस, थैंक यू, खुश रहो। थर्ड कौन था? तुम थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तालियां बजाओ भाई, क्या कर रहे हो? अप्रिशिएट किया करो अगर कोई हार्डवर्क कर रहा हो तो। खुश रहो। चलो चलो, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या होगा? पार्टी? इनके पास पैसे है ना, छीन लो।